गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। सबसे पहले हम सारे टॉपिक्स को हिंदी में डिस्कस करते हैं, फिर सारे के सारे टॉपिक्स को इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिनको हिंदी में डिस्कशन नहीं देखनी है वो नीचे जो है आपका डिस्क्रिप्शन से चैप्टर्स देख सकता है या टाइमिंग देख सकता है, वहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली आपको इंग्लिश की डिस्कशन दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका। तो इंडिया की 41st साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका जो है वो भी रिसेंटली लॉन्च किया है, और जो है अभी वो कुछ टाइम में आपका अंटार्कटिका पहुंच जाएंगे। और ये 41st टाइम है, मतलब 41st एक्सपीडिशन है, तो मतलब 41st टाइम इंडिया का एक ग्रुप जो है वो अंटार्कटिका गया है स्टडीज़ के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब आपका जैसे जैसे ये 41st एक्सपीडिशन है, इसके अंदर हम जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन करेंगे। एमेरी आइस शेल्फ जो हमारा भारतीय स्टेशन है, वहाँ पर रिसर्च स्टेशन है, उसके पास एमरी आइस शेल्फ है, उसकी हम जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन करेंगे ताकि हम ये देख सकें कि इंडिया और अंटार्कटिका के बीच में क्या हिस्टोरिकल लिंक रहा है। ठीक है, फिर हमारा एक और प्रोग्राम उसी के अंदर है जो हमारे 41st एक्सपीडिशन में, जो कि ये रिकॉनेसेंस सर्वे करेगा और ड्रिलिंग करके देखेगा 500 मीटर तक की आइस की मैत्री स्टेशन के पास, और वो उससे पता लगाएंगे कि अंटार्कटिका का क्लाइमेट कैसा है, विंड सिस्टम्स, सी आइस, ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ से कितनी डीप है वहाँ पर। तो ये हम सारा चीज़ें जो है वो इस ड्रिलिंग के थ्रू जो है वो हम जो है वो स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये ड्रिलिंग का जो हमारा प्रोजेक्ट है ये हम ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के साथ और नॉर्वेजियन पोलर इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर करने वाले हैं। और हर बार जितनी बार हमारा ये एक्सपेडिशन जाता है तो वहाँ के जो हमारे साइंटिफिक प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर जाकर एनुअल सप्लाईज ऑफ फूड, फ्यूल और जो आपके ऑपरेशंस के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम चाहिए होते हैं वो सब रिप्लेनिश करके आता है। ठीक है, तो मतलब जितनी बार हम यहाँ से जाते हैं तो सामान भी साथ में लेके जाते हैं ताकि पूरे साल जो है वो नेक्स्ट एक्सपीडिशन तक का हम जो है वो सामान वहाँ पर छोड़ कर आएँ। ठीक है, अब इंडिया का अंटार्कटिक प्रोग्राम जो है वो 1981 में शुरू हुआ था। इंडिया ने आज तक 40 साइंटिफिक एक्सपीडिशन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। 3 परमानेंट रिसर्च बेस्ड स्टेशन हमने बनाए हैं। सबसे पहले हमने दक्षिण गंगोत्री बनाया था, फिर मैत्री और भारती। तो मैत्री और भारती तो अभी जो है वो फुली ऑपरेशनल है, लेकिन दक्षिण गंगोत्री को हम बंद कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी इस टाइम पर 2 हमारे स्टेशन ऑपरेशनल हैं। तो इंडिया का जो आपका ये अंटार्कटिक मिशन है, ये नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च जो है वो देखता है, गोवा बेस्ड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर ऑपरेट करता है। ठीक है, वहां पर हमने एक सागर निधि नाम का ओशन वेसल भी जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने बनाया है। ये भी रिसर्च पर्पसेस के लिए 2008 में हमने वहाँ पर इंस्टॉल किया था। अब ये आपकी आइस को कट करने के लिए और वहाँ पर नेविगेट करने के लिए अंटार्कटिका के वाटर्स में, इसलिए ये वेसल को बनाया गया था। ठीक है, अब इंडिया अपने अंटार्कटिका प्रोग्राम के थ्रू वहाँ के एटमॉस्फेयर को स्टडी करता है, बायोलॉजिकल रिसर्च करता है, अर्थ स्टडी करता है, केमिकल और मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का जो है एटमॉस्फेयर बिल्कुल डिफरेंट है। तो इससे इसीलिए हम वहाँ पर रिसर्च करते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स होगा हमारी जो है मेडिसिन का, केमिकल कैसे वहाँ पर चेंज होते हैं, ये सारी चीज़ें हम बायोलॉजी पे रिसर्च करते हैं। इवन आपका वायरसेस के ऊपर वहाँ पर बहुत रिसर्च होती है, तो ये सारी रिसर्च वहाँ पर की जाती है। जैसे इंडिया का वहाँ पे अंटार्कटिक प्रोग्राम है, वैसे और भी कंट्रीज़ के वहाँ पर जो है वो रिसर्च स्टेशंस हैं, और सारी कंट्रीज़ वहाँ पर अपने अपने हिसाब से रिसर्च करती हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है कैमो अलावा। तो ये आपका एक टेलीस्कोप है पेन स्टार्स नाम का, जो कि हवाई में बेस्ड है यूएस में। उसने एक क्वाजी सैटेलाइट कैमो लावा को जो है वो स्पॉट किया है। अब ये कैमो लावा का मतलब क्या है, एक ऑफस्प्रिंग, मतलब एक बच्चा जो खुद अपने आप चल सकता है। ठीक है, तो अब ये कैमो लावा जो है वो है क्या असल में, ये एक फेरिस व्हील क्या होता है, आपने वो देखा होगा ना, एक आपका जो आपका एक झूला होता है, गोला गोला सा होता है जिसमें आप बैठते हो, ऐसे घूमता है। ठीक है, आपका एक राइड होती है, आपके अम्यूजमेंट पार्क्स में भी आपको देखने को मिलती है, तो उसको हम फेरिस व्हील कहते हैं। तो उतना ही बड़ा है ये ऑलमोस्ट, और मतलब 150 से लेके 190 फीट डायमीटर का है, और अर्थ के 9 मिलियन माइल्स जो है वो क्लोज है। ठीक है, तो इसका बहुत स्मॉल साइज है, लगा लो आप 50 मीटर के आसपास इसका साइज है, और इसी साइज छोटे होने की वजह से जो है इसको हम साइंटिस्ट जो है वो बड़ा मुश्किल होता है साइंटिस्ट को इसको स्टडी करना है। ठीक है, तो अब है क्या ये, इसके बारे में स्टडीज की जा रही हैं। तो अभी एक रीसेंट और स्टडी आई है कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरनमेंट नाम की एक जर्नल में, जिसमें कहा गया है कि 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि ये जो हमारा छोटा सा जो ये आपका कैमो लावा है ये है क्या। ठीक है, तो पहली तो स्टडी ये कहती है कि ये पहले मून का ही पार्ट था, और कोई इम्पैक्ट हुआ होगा, कोई टकराया होगा कुछ मून से, और उसकी वजह से ये अलग हो गया उससे। ये पॉसिबिलिटी क्यों एक्सप्लोर की जा रही है, क्योंकि साइंटिस्ट ने एक बार एक लूनर सैंपल लिया था
और देखा था कि जो है कैमोलावा और जो है मून, उस लूनर सैंपल के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ थी। तो साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि उस मून का ही एक हमारे अर्थ के मून का ही एक पार्ट था और ये उससे टकराकर थोड़ा सा जो उसका पार्ट निकल चुका है, ठीक है। तो ये वही उसको समझ रहे हैं कि मून का ही एक पार्ट है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अर्थ, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ये, ठीक है, कि अर्थ लाइक ऑर्बिट में ये घूम रहा है और एक एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट मतलब जो अर्थ के आसपास आपके घूम रहे हैं, वो एस्टेरॉयड भी हो सकते हैं, रादर कॉमेट, या आपके कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी, और आपके जो है क्वाजी सैटेलाइट भी हो सकते हैं। तो मतलब नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स ये हो सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी कहा जा रहा है कि अर्थ के जो ट्रोजन एस्टेरॉइड्स हैं, अर्थ के ही से ही निकले हुए जो एस्टेरॉइड्स हैं, अर्थ के आसपास जो घूम रहे हैं, अर्थ का जो ऑर्बिट शेयर कर रहे हैं, ये वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्योंकि स्टेबल है, थोड़ा सा स्टेबल है और ये अर्थ के आसपास घूम रहा है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि अर्थ का एक ट्रोजन एस्टेरॉइड भी हो सकता है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज जो हैं वो इस कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट नाम की जर्नल में दी गई हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है सिटमैक्स 21। तो थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड की ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है वो शुरू हो चुकी है अंडमान सी में, ठीक है। तो सबसे पहला एडिशन जो है वो आपका 2019 में कंडक्ट किया गया था, वो भी पोर्ट ब्लेयर में कंडक्ट किया था, मतलब अंडमान के पास में ही कंडक्ट किया गया था। जो आपका सेकंड एडिशन था 2020 में जो कंडक्ट किया गया था नवंबर में, वो भी आपका अंडमान सी में ही कंडक्ट किया गया था। और जो ये तीसरा आपका जो आपका एडिशन है, ये भी अंडमान सी में ही कंडक्ट किया जा रहा है। और ये इंटरऑपरेबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है इंडियन नेवी, सिंगापुर नेवी और थाई नेवी के बीच में जो है वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे इसके थ्रू हम, ठीक है। अब ये क्योंकि कोविड की सिचुएशन है, तो लास्ट टाइम भी यही था कि नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली, मतलब कि आपस में कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, ये फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा इंडियन, सिंगापुर और थाईलैंड की नेवी के जो पर्सोनल का। और इसमें नेवल मैन्यूवरिंग, सरफेस वॉरफेयर एक्सरसाइज, वेपन फायरिंग, ये सारी जो है ड्रिल्स की जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है दिमासास। तो 46 कार्डर जो हैं दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के, उन्होंने सरेंडर किया है। उनके कमांडर इन चीफ जो हैं उन्होंने भी सरेंडर किया है असम के दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में। और उन्होंने कहा है कि अब वो अपनी जो है जो उनकी सो कॉल्ड एक स्ट्रगल थी उसको वो अबेंडन करने को तैयार हैं, उसको छोड़ने को तैयार हैं, और वो मेन स्ट्रीम जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आपकी स्टेट ऑफ इंडिया जो है उसके साथ मिलने को तैयार है। तो ये एक वैसे आपका न्यू इंसर्जेंट ग्रुप था। ऑफ कोर्स दिमासास के बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हुए हैं, लेकिन जो ये डीएनएलए है, ये एक थोड़ा कंपैरेटिवली न्यू ग्रुप है जो कि 2019 में बना था। और जो है इसका जो कार्डर है, अब उसने जो है वो सरेंडर करना शुरू कर दिया। इससे पहले भी हमने देखा था कि असम गवर्नमेंट के जो हमारे असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि वो मौका दे रहे हैं इनको सरेंडर करने का, और अगर ये सरेंडर करेंगे तो इनको जो है वो कुछ कंसेशंस मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है धीरे धीरे सरेंडर किए जा रहे हैं। बार बार आप ये न्यूज़ में देखोगे आने वाले टाइम में भी कि जो है ये दिमासास जो हैं ये सरेंडर करते रहेंगे, ठीक है। अब ये जो ग्रुप है, इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो एक अलग कंट्री बनाना चाहते थे, दिमासा नेशन बनाना चाहते थे, एक सोवरन नेशन बनाना चाहते थे। लेकिन अब ये जो है उस ऑब्जेक्टिव को छोड़ चुके हैं और ये मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। तो दिमासास कौन थे, ठीक है, रादर हम देखते हैं दिमासास हैं कौन। तो कहा जाता है कि ये सबसे पहले रूलर्स और सेटलर्स थे असम के। दीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग, कचार, होजाई और नगांव डिस्ट्रिक्ट जो है आपका असम का, और कुछ पार्ट्स ऑफ नागालैंड, वहाँ पर अब ये सीमित हैं। अहोम रूल से पहले, अहोम आपके पता है ना असम में रूलर्स थे, जो कि आपके कहा जाता है कि सदर्न चाइना या फिर म्यांमार से आए थे। लेकिन अहोम से भी पहले जो है वो दिमासा किंग होते थे असम में, जो कि कामरूपा किंगडम का पार्ट थे। और उसके बाद जो है अहोम्स यहाँ पर आ गए, अहोम का रूल हो गया, और जो है असम जो है वो अहोम्स के अंडर आ गया, ठीक है। लेकिन इनकी पहले कैपिटल, जो दिमासा जब रूल होता था कामरूपा किंगडम का, तो इनकी पहले कैपिटल होती थी दीमापुर, जो अब नागालैंड में जा चुका है, ठीक है। पहले वो असम का पार्ट होती थी। और उसके बाद जो है मैबांग नाम की जो है कैपिटल इनकी होती थी, वो नॉर्थ कचार हिल्स जो आपका असम का ही पार्ट है, वहाँ पर ये इनकी कैपिटल होती थी, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ मिलिटेंसी देखते हैं इनकी। तो कर्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ, जो कि पहले हम नॉर्थ कचार हिल्स भी कहते थे जिनको, तो वहाँ पर इनका जो है ये इंसर्जेंसी बहुत रही है, मिड 1990 से शुरू हुई है, ठीक है। और मिड 1990s में रादर पीक हुई है। और ये जो रीजन है, यहाँ पे मिलिटेंसी को रोकने के लिए, यहाँ के लोगों को प्लेकेट करने के लिए, इन एरियाज़ को, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को हमने 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आपका ट्राइबल एरिया से रिलेटेड शेड्यूल है, उसमें हमने डाल चुके हैं इनको ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्थ कचार
हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल और कर्बी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो फिर भी जो है कुछ ग्रुप्स जो है वहाँ पर वो इससे सेटिस्फाई नहीं है और वो एक सोवरन कंट्री बनाने की बात करते हैं। तो उन्हीं की तरह एक DNL है, टाइम टू टाइम एंड अगेन ऐसे ऐसे ग्रुप्स जो हैं वो दिमाग साज के आते रहते हैं और वो अपनी एक अलग कंट्री की डिमांड करते रहते हैं, लेकिन जो है बाद में ऑफ कोर्स इनको सरेंडर ही करना पड़ता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ केसर ए हिंद। तो अभी जो है अरुणाचल प्रदेश ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल, अगर आप इनकी फ़ोटो देखोगे केसर ए हिंद बटरफ्लाई की, तो बिल्कुल इंडियन फ्लैग बना हुआ है उसके ऊपर ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ऐसी ये नेचुरल एक बटरफ्लाई है जिसका नाम केसर ए हिंद है और ये अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, इवन चाइना में भी मिलती है। उसको स्टेट बटरफ्लाई ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो अभी स्टेट की कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें इस केसर ए हिंद जो है बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई का जो है वो टैग मिला है। और ये कैबिनेट मीटिंग इसलिए भी बहुत ही जो है वो अनयूजुअल थी क्योंकि पहली बार कैबिनेट मीटिंग ईटानगर, मतलब जो स्टेट की कैपिटल है, उससे बाहर हुई। और हुई कहाँ पर? पक्के टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो इस पक्के टाइगर रिजर्व जो है, यहाँ पर एक पक्के टाइगर रिजर्व 2047 नाम की डेक्लेरेशन भी हुई जो कि क्लाइमेट चेंज रिजिलियंट और रिस्पॉन्सिव अरुणाचल प्रदेश की बात करती है। ताकि अरुणाचल प्रदेश एमिशंस कैसे कम कर सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे जो है वो लेके आ सकता है, ये इसको डिक्लेयर कर रही थी ये डेक्लेरेशन जो वहाँ पर साइन की गई है। ठीक है, अब हम इस बटरफ्लाई के बारे में देखते हैं। तो केसरे हिंद का मतलब आपको पता ही है, एम्परर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब 90 से लेके 120 मिलीमीटर की इसके विंग्स हैं और ये हमारे 6 स्टेट्स, जो आपकी ईस्टर्न हिमालयाज के 6 स्टेट्स हैं, वहां पर ये पाई जाती है। तो 6000 से 10,000 फीट जो है एलिवेशंस पर आपको ये बटरफ्लाई देखने को मिलेगी। और इंडिया के अलावा नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और सदर्न चाइना में भी ये बटरफ्लाई जो है वो पाई जाती है। अब इसमें एक आपको ना एक आपको चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि ये केसरे हिंद जो है, इसकी प्रोटेक्शन लेवल जो है वो शेड्यूल 2 में है, मतलब इसका शिकार किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है वो जो हंटर्स हैं वो पकड़ लेते हैं ताकि बटरफ्लाई कलेक्टर्स को बेच सकें। ठीक है, तो इसको शेड्यूल 1 में आई थिंक आने वाले टाइम में डाल दिया जाएगा क्योंकि अब इसको स्टेट बटरफ्लाई बना दिया गया है। लेकिन इसकी प्रोटेक्शन का जो लेवल है वो अभी इतना ज़्यादा नहीं है, जो जैसे कि मतलब शेड्यूल 1 के लेवल की इसको प्रोटेक्शन जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं मिली हुई है। ठीक है, तो ये शेड्यूल 2 जो है आपकी प्रोटेक्शन मिली हुई है इसको। तो ये याद रखने वाली इसमें एक चीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है COP26 ग्लासगो एग्रीमेंट। तो हमने डिस्कस किया था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चल रही है 26 की, तो अब 2 हफ्ते हो गए थे और 2 हफ्ते के बाद ये जब एंड हुई है तो एक ग्लासगो एग्रीमेंट नाम का डील हो गई है साइन। ठीक है, अब ये डील जो है कोई ज़्यादा सब्सटेंसिव डील नहीं हुई है, रादर यूके तो इसको बहुत ज़्यादा कह रहा है कि बहुत एक हिस्टोरिक डील है, बट इस डील में कुछ खास साइन नहीं हो पाया है। लेकिन ऑफ कोर्स हमको देखना पड़ेगा कि क्या कुछ इस डील में हुआ है। तो इसमें वही पुराना जो हमारा टॉपिक है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का हमको कैप लगाना है ग्लोबल वार्मिंग पे कि बाय द ईयर 2100, मतलब इस सेंचुरी के एंड तक हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर ना बढ़ने दें एज पर प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। और इस ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि पहले इस डील के अंदर ये लिखा, अब इस डील में अब आपको इसकी एक फैक्ट बताता हूँ कि जो भी ये क्लाइमेट का एग्रीमेंट होता है, चाहे वो पेरिस एग्रीमेंट था, चाहे ये ग्लासगो एग्रीमेंट है, इसमें क्या है कि जो एग्रीमेंट होता है, जब तक सारी पार्टिसिपेंट कंट्रीज इसको अप्रूव ना कर दें, अगर एक ने भी इसमें वीटो कर दिया तो वो एग्रीमेंट साइन नहीं होगा। तो इसमें सारी कंट्रीज को इसको साइन करना पड़ता है। ठीक है, तो सारी कंट्रीज को एग्री करना पड़ता है, एक एक शब्द से एग्री करना पड़ता है जो क्लाइमेट डील में हो रहा है। ठीक है, तो इस डील में पहले जो है वो यूके ने डाला था कि हम कोल को फेज आउट करेंगे, लेकिन इंडिया ने लास्ट मिनट में इंटरवेंशन की। इंडिया ने उस वर्ड को चेंज करा कर कहा फेजिंग डाउन, मतलब हम कोल को निकालेंगे नहीं, परमानेंट खत्म नहीं करना चाहते, हम उसको यूज कम कर देंगे। ठीक है, यूके तो चाह रहा था कि हम फेज आउट कर दें कोल को, लेकिन इंडिया के इंटरवेंशन की वजह से फेजिंग डाउन ऑफ कोल जो है वो शब्द इसमें यूज किया गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा हमने इंडिया ने जो है डेवलपिंग कंट्रीज के बिहाफ पर जो है वो हमने एक इनिशिएटिव लिया और इवन चाइना ने भी इसको अप्रिशिएट किया है क्योंकि चाइना भी अभी भी कोल के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब जो है इसमें कहा जा रहा है, अभी कुछ जो है आपके साइंटिस्ट हैं जो है, जैसे क्लाइमेट एक्टिविटी मॉनिटर जो है वो ये कह रहा है कि जितनी भी प्लेजेस इसमें ग्लासगो जो है आपकी COP26 में जो ली गई है वो भी इतनी नहीं है कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो लिमिट कर पाएँ। ठीक है, तो अब जो है
और प्लेजेस को जो है वो डेफर कर दिया गया है या फिर पोस्टपोन कर दिया गया है, और अब जितने भी कंट्रीज़ हैं वो कह रहे हैं कि जितने हमने प्लेजेस यहाँ पर कर दिए वो बहुत हैं, बाकी की जो हमारे इश्यूज़ हैं उसको हम अगली COP27 जो कि इजिप्ट में होने वाली है वहाँ पर उसको एड्रेस करेंगे। तो एक तरह से ग्लासगो के में जो डील होनी थी उसकी बहुत बड़ी जो एक आपकी एलिमेंट है उसको डेफर कर दिया गया है या पोस्टपोन कर दिया गया है अगली डील के लिए, अगली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के लिए, ठीक है। और डिसएग्रीमेंट्स भी देखते हैं। डिसएग्रीमेंट्स जो है सबसे बड़ा तो यही वाला था जो मैंने आपको बताया कि यूके ने फेज आउट लिखवाया था कि हम वो जो है रादर डेवलप्ड कंट्रीज चाह रही थी कि कोल को फेज आउट कर दिया जाए, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के बिहाफ पर इंडिया ने इंटरवेंशन करते हुए उसको फेज डाउन किया कि सारी कंट्रीज जो है धीरे धीरे कोल का यूज कम करना तो कर सकती हैं, लेकिन उसको फेज आउट अभी जो है वो करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये भी एक अचीवमेंट है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएन क्लाइमेट प्रोसेस में कोल के ऊपर एक जो है वो रेजोल्यूशन जो है वो आया हो, ठीक है। तो पहली बस एक यही एक अचीवमेंट जो है, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक यही एक अचीवमेंट है ग्लासगो एग्रीमेंट की, कोल जो है वो हमारे क्लाइमेट जो प्रोसेस की नेगोशिएशंस का या डिबेट्स का या डिस्कशंस का एक पार्ट बन गया है, वो पहली बार ग्लासगो एग्रीमेंट में ही हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें डिसएग्रीमेंट्स में एक और है कि पुअर कंट्रीज जो हैं वो इस डील से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उनके जो असली इश्यूज थे लॉस एंड डैमेज की, क्योंकि पुअर कंट्रीज सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं जब क्लाइमेट चेंज होता है। जो अमीर कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके पास तो टेक्नोलॉजी भी है, उनकी लोकेशन भी अच्छी है। तो जो पुअर कंट्रीज हैं उनकी लोकेशन भी आपकी जैसे कोस्टल स्टेट्स हैं या लोग डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके पास ना तो उतना पैसा है ना उतनी टेक्नोलॉजी है, ऊपर से वो कोस्टल उनके रीजन जो है, तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि वो अपनी पॉपुलेशन को जो है वो कहीं और ले जाएं या उसको कहीं डिस्प्लेस कर दें। तो उनको सबसे ज़्यादा सफ़र होता है, तो वो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स के बारे पे इस पर कोई भी डिस्कशन नहीं हुई है और कोई भी इस डील में कोई उनको कमिटमेंट नहीं मिली है, ना तो फाइनेंस की कमिटमेंट मिली है ना ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की कमिटमेंट मिली है। तो इसीलिए जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंट्रीज़ ये पुअर कंट्रीज़ हैं, वो जो एक्सट्रीम वेदर से सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं, उनको जो है कोई भी इसमें जो है वो अश्योरेंस नहीं मिल पाई है, ठीक है। तो इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड है। तो अब नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। सो द फर्स्ट टॉपिक इज साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका। So India has successfully launched the 41st scientific expedition to Antarctica. So this expedition is the 41st one, of course, and it will have several objectives. So two major programs will be carried out in this particular expedition. The first one will be the exploration or the geological exploration of Ameri ice shelf, which is located near Bharati station. So India has three permanent stations: Dakshin Gangotri, Maitri, and Bharati. In these three permanent stations, Dakshin Gangotri is not operational anymore. So Maitri and Bharati are operational as of now. And this Ameri ice shelf is located near Bharati, and we will be exploring this ice shelf and we will see what is the link between India and Antarctica and what has been the link between India and Antarctica in the past. The second program involves reconnaissance surveys and preparatory work for drilling 500 meters of ice near Maitri. So we have another station, this research station named Maitri, and we will be drilling about 500 meters of ice there, so as to see so as to study the Antarctica's climate and the wind system of that place, the sea ice as well as the greenhouse gases near that area. Okay, so how the climate has changed in the past 10,000 years, we would be able to find it only after we make this drilling of 500 meters of ice near this Maitri station. So this drilling of ice program, India is doing that in collaboration with British Antarctic Survey as well as Norwegian Polar Institute. So apart from these two major programs, India will be replenishing the annual supplies which are required at Maitri and Bharti stations. So you already know that each time a scientific expedition or scientists go there after a year, they take along with them the annual supplies because it is the only time when this team is visiting this Antarctica. So every time there is an expedition, they take along with them this annual supply of food, etc., fuel, etc., and
This time also, the scientists will take along with them these annual supplies. So this Antarctic program of India began in 1981, and India has already completed 40 scientific expeditions as of now. Like I've told you that we have three research stations, permanent research based stations in Antarctica. One of them is not functional anymore, that is the Dakshin Gangotri, but Maitri and Bharti are operational as of now. And India's Antarctic program is looked after by the National Center for Polar and Ocean Research, or that is an autonomous institute based in Goa, and it comes under the Ministry of Earth Sciences. Okay, so we also have a Sagar Nidhi research vessel or Indian vessel, which helps the scientific team to navigate Antarctic waters, and it has been built in 2008, and it has been built by the National Institute of Ocean Technology for research purposes. So, under the Antarctic program, India carries out atmospheric, biological, earth, chemical, and medical scientific research in this Antarctic atmosphere or Antarctic environment. Okay, so now let us see the next topic, which is camo lava. In 2006, a telescope in Hawaii spotted this quasi satellite, and we have named this quasi satellite as Camo lava. So camo lava is a word which is spoken in Hawaiian chant, and this word means an offspring which can travel on its own. So currently, we see that this camo lava is roughly the size of a Ferris wheel. So you know that Ferris wheel is an amusement ride. It's a circular ride that you take. You sit on that Ferris wheel, and it gives you a ride in circular form. You may have all witnessed this ride already. So this is camo lava is roughly the size of a Ferris wheel, and it is about 9 million miles closer to the Earth. Because of its small size, that is about 50 meters wide, it is difficult for scientists to study this camo lava, and several theories are doing rounds in the scientific community. There is another study which has been published by the journal Communications, Earth and Environment, and it is saying that there are three possibilities about this camo lava celestial object. And the first one is saying that it was a part of Earth's moon, but there was an impact on the moon. Maybe it crashed somewhere, or an object collided with it, and a part of the moon got separated from it, and this camo lava is a part of that moon only. Okay, how these scientists are saying that? Because they took a lunar sample, and they saw that there are striking similarities between camo lava and the lunar sample. That's why they're saying that camo lava has been a part of the moon. There is also another possibility that it is a near Earth object. Okay, so camo lava was captured in Earth like orbit. So near Earth objects means they travel in Earth orbits, and the scientists are saying that it could be just a near Earth object, and as it is having it is traveling in an Earth-like orbit, so it has captured the properties of Earth, or somewhere around Earth. Okay, so the third possibility is that it may have been developed out of Earth's Trojan asteroids. Okay, so there are several asteroids, Trojan asteroids of Earth. So the scientists are saying that this camo lava could be one of them. Okay, so these are the three properties that this journal is proclaiming, or the scientists are proclaiming in this journal. Okay, so now let us see the next topic, which is SITMAX 21. So the third edition of India's Singapore Thailand trilateral maritime exercise, that is the SITMAX 21, has recently begun at Andaman Sea. So the first edition of this exercise began in 2019, and it was of course held at Port Blair, that is in near the Andaman Sea. Even the second edition of this exercise was also conducted at Andaman Sea, and now the third edition is also being conducted at Andaman Sea itself. So this exercise is aimed at enhancing mutual interoperability and imbibing best practices between the three navies. Like last year of 2020, in 2021 itself also, this exercise will be non-contact at sea only because of the COVID-19 situation. So we will be
conducting several exercises like naval maneuvers, surface warfare exercise, and weapon firings. Okay, so this SITMEX is basically a trilateral exercise between India, Singapore, and Thailand. Okay, so now let us see the next topic, which is Dimasas. So 46 cadres of Dimasa have surrendered, and which includes the commander in chief of these DNLA, and they have laid down their arms at Assam's Dima Hasao district. Okay, so this Dimasa insurgency has a long history, but this particular Dimasa National Liberation Army is a new phenomena, and it was formed in 2019 itself, and their objective was to create a sovereign independent Dimasa nation. But after the appeal of chief ministers of Assam, this Dimasa National Liberation Army has started to surrender, and you may be witnessing these surrender of this DNLA in the future also. So you have to remember this. Who are Dimasas? So let us see who are these Dimasas. So they are known as the earliest rulers and settlers of Assam. So they currently live in Dima Hasao, Karbi Anglong, Kachar, Hojai, and Nagaon districts of Assam, as well as parts of Nagaland. So before the Ahom established their rule in Assam, the Masa kings were ruling this Assam area, and their kingdom was known as Kamarupa Kingdom. Their capital was Dimapur earlier, which is now a part of Nagaland, but later on, Maibang, that is which is a part of North Kachar Hills now, became the capital of this Kamarupa Kingdom. Okay, so about the history of militancy in Dima Hasao. So these hill districts of Assam, that is Karbi Anglong and Dima Hasao, this Dima Hasao was earlier known as North Kachar Hills, had a long history of insurgency, and it peaked in the mid 1990s because they were demanding statehood, and their demand was limited to statehood, as compared to DNLA was demanding an independent nation, but this insurgency was earlier just restricted to a separate state. They were just demanding a separate state from Assam, but DNLA went a step ahead, and they were demanding a sovereign independent Dimasa nation. Okay, uh, in response to this insurgency, Indian government had already protected these areas under the sixth schedule of the constitution, which provides certain protection to tribal areas. And this North Kachar Hills Autonomous Council and Garbi Anglong Autonomous Council have already been made to run these areas respectively. Okay, so now let us see the next topic, which is Kesare Hind. So swallowtail butterfly, which has a very beautiful flag-like features, or Indian flag-like features on its body, has been named as the state butterfly of Arunachal Pradesh. So recently, a cabinet meeting under Chief Minister Pema Khandu was held, and he approved this large, brightly colored Kesari Hind as the state butterfly. This meeting was also special because it was the first time that a cabinet meeting of Arunachal Pradesh was held outside the state capital, that is Itanagar. So this cabinet meeting was held at Pakke Tiger Reserve, and they also adopted this 2047 declaration, which is about the climate resilient and sustainably development oriented Arunachal Pradesh. This butterfly is 90 to 120 millimeter long, and it has this wings of 90 to 120 millimeter. It is found in 6 states along the eastern Himalayas, and it is found in the 6,000 to 10,000 feet belt of Himalayas. Apart from the 6 states of India, this butterfly also is also found in Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos, Vietnam, and southern China. So an important fact that you have to remember is that this Kesare Hind butterfly is protected under the Schedule 2 of Wildlife Protection Act. So generally you see that protections under Schedule 1 is the strongest. So this butterfly is not having the strongest level of protection. So that's why it is hunted for supply, because it is not as strongly protected in the country as it should be. But maybe because it has been declared as the state butterfly, it will be this status of this butterfly will be raised further, and it will get promoted to the Schedule 1 level of protection in the coming few days or months. Okay, so this butterfly is hunted for commercial sales to butterfly collectors.
Okay, so now let us see the next topic, which is COP26, that is the Glasgow Agreement. So you already know that this Conference of Parties 26 was ongoing, and it went on for 2 weeks actually. And at the end of this conference, this Glasgow Agreement has been signed. And for those who do not know, every climate agreement has to be approved by every member nation, and each word has to be approved by every member nation. And even if one country disagrees, that agreement is not signed, and that agreement is not signed until every word and every line of the agreement is approved by all members. Okay, so this Glasgow agreement has been reached, and it is talking the old it is still involved in the old talk that we will keep the hopes alive of capping the global warming at 1.5 degrees Celsius. But of course, no specificities have been provided as to how we will achieve that. And this Glasgow climate, and as per the scientists, the scientists of Climate Activity Monitor, they are saying that even if every country that has made these pledges, if they perform it uh, if they perform it even in letter and spirit, we will still fall short in our goal to limit the temperatures to 1.5 degrees Celsius. They are not too optimistic about the agreement. And there was another controversy that the UK government tried to bring coal into the picture or into the agreement. And the agreement was earlier saying that the countries would work towards phasing out coal, but India intervened at the last moment, and it changed the agreement to it changed the wordings from phasing out coal to phasing down coal, because India has a principled stance that developing countries must not be punished for historical emissions of the developed world. And the development plans of the developing countries cannot be compromised. And because these countries are still dependent on coal, we cannot phase it out as of yet. Okay, that's why we changed this language. And it was also welcomed by Chinese government, because China is also currently dependent on coal. Even Chinese do not want to phase out coal in the foreseeable future. So there were other disagreements also. Um, Poor countries have been left frustrated because their concerns were not addressed. They are the most hitting countries. They suffer the most loss and damage, because they neither have the resources nor the technology to tackle the effects of climate change. This agreement avoids their concerns, and they have been left frustrated by this particular pact. So all this Glasgow agreement does is to bring this coal into the picture. This is the first time that this coal has come into a UN climate process or climate discussion. This is the first time that coal has come into the picture. And the only deliverable of this Glasgow agreement is that we have reaffirmed our commitment to limiting the global warming at 1.5 degrees Celsius, which was already available, or which was already discussed by the parties since the last 3 or 4 years. Okay, so there is nothing new. UK government is claiming that it is a historic deal, but it is not. So this is just one unique feature of this deal is about coal only, and every other consideration has been postponed to the next conference of parties that will be held at Egypt, that is the COP27. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time. Until then, goodbye and take care.